मेंस एग्जाम सबसे टफेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है, क्योंकि इसी के मार्क्स से आपके करियर तय होता है। अगर मैं तुमसे कहूं तो मेंस कुछ और नहीं, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी तुम्हारी क्या है। ये जो तुम इस पूरी प्रक्रिया में गेन करते हो वो मेंस है। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो तुम गेन करते हो वही मेंस है। मैं एग्जांपल लेता हूं। एक स्टूडेंट है जो बाय नेचर बहुत बिखरा हुआ है, अपने थॉट्स में, अपनी राइटिंग्स में, अपने बिहेवियर में, अपने डिसिप्लिन में बहुत स्कैटर्ड है। कभी इकोनॉमिक्स उठा लेगा, कभी पॉलिटी उठा लेगा, कभी खूब बोलना शुरू कर देगा, कभी राइटिंग नहीं करेगा, किसी डिसिप्लिन को वो फॉलो नहीं करता है। एक स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है बड़े ध्यान से, उसकी राइटिंग का, उसके बोलने का, उसका बात करने का। कुछ लोगों को तुमने बोलते हुए सुना होगा, जब वो बोलना शुरू कर देते हैं तो बोलते ही रहते हैं, तो बिखर जाते हैं, ठीक है। तो उनका एक अलग ही माइंडसेट होता है। होता क्या है कि जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस में भी आपने कहा अपने विचारों को प्रस्तुत करना, नहीं, यही तो तुम नहीं जानते। तुम्हें अपने विचार नहीं प्रस्तुत करना है, एग्जामिनर के पूछे गए प्रश्न के फ्रेमवर्क के अंदर अगर वो तुमसे तुम्हारा विचार मांग रहा है तो होश में रहते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना। अगर वो नहीं मांग रहा है तो तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या वाले प्रश्नों में आप अपना विचार नहीं रख सकते। ये डिसिप्लिन है, यानी इसको बोलते हैं फूक फूक के कदम रखना। तो मेंस कुछ और नहीं है, डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ डिसिप्लिन किस बात का? डिसिप्लिन शब्द का, डिसिप्लिन समय का, डिसिप्लिन विचार का, डिसिप्लिन अपनी बात को रखने का, डिसिप्लिन अपने आप को किनारे रख के सामने वाले की डिमांड को समझने। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे टॉपिक आ गए, फेमिनिज्म का टॉपिक आ गया, गरीबी का टॉपिक आ गया, वो हमारे दिल के बड़ा करीब है, हम बिखर जाते हैं। आपको डिसिप्लिन मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। यहां पर डिसिप्लिन के साथ एक और वर्ड आएगा, सेल्फ कंट्रोल। मान लो तुम्हारी कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमसे मान लो चंद्रयान 3 पे तुम्हारा मन आह्लादित है, एकदम देशभक्ति से भरे हुए हो, और वो तुमसे इसके हानियों के बारे में पूछ रहा है, इसे नुकसान क्या होगा। और तुमने तो पूरा एकदम खून उबाल उबाल के भारत माता की जय बोलते हुए, बहुत अच्छी बात है, तुमने सब कुछ पढ़ा हमारे वैज्ञानिकों के बारे में, और उसने पूछा कि भारत के इस अभियान का क्या निगेटिव पॉइंट होगा। अब तुम तो इसके लिए तैयार नहीं थे और तुम्हारे मन में कूद भी रहा है। मान लो तुमने कहा ज्यादा इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं है, फायदे बहुत हैं। अब आपने अपना बिखरना शुरू कर दिया। अब आप बता, वो तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या? क्यों नहीं नेगेटिव पॉइंट्स हैं? मान लो जैसे तुम सोचना शुरू करो कि कुछ समय बाद जब ये यान खराब हो जाएगा तो स्पेस कचरा, स्पेस जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगा हमारा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने यान तो छोड़ दिया, लेकिन उस कचरे को समेटने का हमारे पास कोई विज्ञान मौजूद नहीं है। तो ये कचरा क्या होगा? आने वाले दूसरे यान से टकरा सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेस वेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हमने पढ़ते समय उसको सोचा ही नहीं। और जब हम प्रभाव वर्ड यूज करते हैं तो प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जो स्टूडेंट न्यूट्रल होकर इसके दोनों प्रभावों को समझ सकता है, जो किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और वो कौन नहीं होगा? जो डिसिप्लिन्ड है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो रीजन, और फर्स्ट स्टेप में क्या सीखा हमने? रीजन, कारण और प्रभाव सीखा, वो हमारी आदत का हिस्सा बना। सेकंड में कहता है कि इस आदत को डिसिप्लिन कर दो। अगर एग्जामिनर तुमने कहा कि मेरे अपने विचारों को रखना, नहीं, वो जो तुमसे विचार रखने के लिए कह रहा है, तुम बाध्य हो कि तुम्हें उसी तरीके से रखना है। और रखते समय तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक किया जा रहा है, तुम कितना अथाह डूब गए हो। अगर वो तुमसे कह रहा है 150 वर्ड में रखना है तो तुम्हें 150 वर्ड में ही रखना है। तुमसे कह रहा है 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, तुम्हें 7 मिनट में ही एक आंसर लिखना है। तुमसे कह रहा है तुम्हारे मन मर्जी की, दिल तुम्हारा बल्ले बल्ले कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका निगेटिव पॉइंट, नकारात्मक पक्ष लिखना है, तो तुम्हें उसका नकारात्मक पक्ष लिखना पड़ेगा। और ये वही कर सकता है जो डे 1 से डिसिप्लिन्ड है, जो अपने आचार व्यवहार में अपने माइंड को कंट्रोल करके चल सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख सकता है, वही सक्सेसफुल हो सकता है। मैंने कितनी कॉपियां देखी हैं, बड़े बड़े विद्वानों की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 4 उनसे लिखवा दो, आंसर लिखा नहीं जाता। कई ऐसे बच्चों को देखा है, मतलब लिखना शुरू किया, अरे वो इतना भावनात्मक होके लिख देते हैं किसी चीज पे, कोई वीरता, राष्ट्रभक्ति की बात आ जाती है, पता चला कि आधे से ज्यादा में उनका खाली इंट्रोडक्शन ही खत्म नहीं हो पाया,
और जगह आपको पता है फिक्स होती है, आपको लिखने के लिए फिक्स जगह मिलती है, उसी में क्वेश्चन छपे होते, इतनी में ही आपको लिखना है, और आप बह गए, मामला साफ हो गया, आपने अपना आंसर ही कंक्लूड नहीं किया। तो ये क्या होगा, ये सारे वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का फायदा नहीं उठाया। उनको लगा था कि बी कॉपी सी कॉपी भर देंगे तो पास हो जाएंगे। तो यहां हर शब्द, हर पॉइंट, हर क्वेश्चन, यानी जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप उस क्वेश्चन पे फोकस करो। कई बच्चों को कुछ अपना एक दो अच्छा पॉइंट मिल गया, उसी में बहक गए, चलो यार अब लिख डालते हैं। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन आपने याद किया होगा कि बहुत मन से धीरे धीरे सुंदर सुंदर अंडरलाइन करते हुए लिखते हैं, बाद में हम सिग्नेचर वाली मुद्रा में आ जाते हैं। तो वो कहता है यहां काम नहीं चलेगा, आपको पहला क्वेश्चन भी उसी डिसिप्लिन के साथ करना है जो लास्ट क्वेश्चन को करना है। तो यूपीएससी में जो व्यक्तित्व है, आप एक्चुअली में तुमने क्या हासिल किया एक साल कोचिंग में, वो तुम्हें मेंस में दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। बार बार इसीलिए मैं कहता हूं, ये कोई कोर्ट नहीं है, क्योंकि इस व्यक्तित्व प्रक्रिया में आप मान लो जैसे आपको मैंने एक डायरी दी है जिसमें आपको मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करने हैं, अब आप नहीं कर रहे हो, आप कैजुअल हो, आप आज नहीं तो कल फंसोगे, अपनी कैजुअलनेस उस आंसर राइटिंग में दिखा दोगे। आपको यहां प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो सारी चीजें वो वहां जाकर इकट्ठा हो जाएंगी और वो तुम्हें फिर रिप्लाई कर देगा। सो मेंस कुछ और नहीं है, आपका उस प्रेजेंस में रहना और डिसिप्लिन होकर रहना है। और मेंस परीक्षा इसीलिए बहुत कठिन मानी जाती है क्योंकि ये जो कुछ भी आपने थ्रू आउट लाइफ सीखा है ना, वो सब कुछ मांगती है। ये बहुत से बच्चे क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं कर पाते कि वो क्या डिमांड कर रहा है, वो ये लिखते हैं जो हम चाहते हैं। कई बच्चे शब्दों को नहीं समझ पाते कि कितने वर्ड्स में, वो किसी को खूब फैल के लिखने लगे, किसी को शॉर्ट कर दिया, किसी में पॉइंट्स बढ़ा दिए। वो कहता है थ्रू आउट डिसिप्लिन चाहिए, और अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन है, और सब्जेक्ट में हिस्ट्री में भी वही डिसिप्लिन चाहिए। एक पेपर में 3-3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, इंडियन सोसाइटी लिखते समय भी हमें वही डिसिप्लिन चाहिए, ज्योग्राफी करते समय भी हमें वही डिसिप्लिन चाहिए। अगर हमने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप जो गुरुकुल में करोगे, जो आपको करिकुलम दिया जाएगा, जो करिकुलम हम आपको फॉलो कराएंगे, वो आपके मेंस का रिप्लिकेशन है और कुछ नहीं। तो जो प्रैक्टिस आप यहां करोगे, आपका जैसे मन नहीं है, अरे छोड़ यार हम तो पढ़ लेते हैं बाद में लिखेंगे, अगर हम आपसे कह रहे हैं लिखना है तो आपको लिखना है, गलत लिखो, कम लिखो, लेकिन लिखना है तुम्हें। तो गुरुकुल के सभी बच्चों से मुझे संकल्प चाहिए होता है, 30 तारीख के बाद और रक्षाबंधन के बाद और मुझे संकल्प चाहिए होगा। संकल्प का मतलब ही होता है अपने गुरु को समर्पित कर देना। तो गुरुकुल का नियम है, आपको मेरे साथ संकल्प लेना होगा कि आप जैसा कहते जाएंगे वो करेंगे, आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने कहा आपको इस समय करना है, आपने कहा मैं रात में देर तक पढ़ता हूं, मैंने कहा मुझे सुबह एक्सरसाइज चाहिए, तो आपको करना है वो। एनी हाउ, आपको लाइब्रेरी में बैठना है तो आपको लाइब्रेरी में बैठना है, आपको इतना आंसर करना है तो आपको इतना आंसर करना है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है और वो है कि आप अपने सोने का समय, गॉसिप करने का समय कम कर सकते हो, बस। जो हमें डिमांड है वो आपको करना पड़ेगा। गुरुकुल का नियम है, आपको मेरे साथ संकल्प करना पड़ेगा कि गुरुवर अब हम अपने आप को सौंप रहे हैं आपको। वहां आप अपना विवेक नहीं लगाएंगे, चल छोड़ यार डायरी में क्या रखा है, ये तो हम छोटे छोटे थे तब भरा जाता था। आपको भरना पड़ेगा। आपसे मैंने कहा कि उसमें ग्लास बने हुए हैं, उतने ग्लास पानी पीना तो आपको पीना पड़ेगा। मैं अभी हॉस्टल आके चेक करूंगा ग्लास भी कितने ml, 200 ml से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका लॉजिक है, ये साइंस के साथ बना हुआ है। आपको क्या पता चल रहा है, आपका दुश्मन कहीं नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ है। आज तक आप जितनी लड़ाइयां हारे अपनी वजह से हारे हैं। आपको नहीं पता ये आपकी बॉडी में जब पानी कम होता है तो मसल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आपको यहां पर पानी की बोतल लानी पड़ेगी, आपको एक डब्बे में भीगा हुआ बादाम और अखरोट लाना पड़ेगा, हर ब्रेक में आप उसको चबा के पानी पीना पड़ेगा। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे ब्रेन फूड कहा जाता है, वो लेकर आना पड़ेगा। प्लास्टिक का एक डब्बा खरीदेंगे, बैग में आप रखेंगे। ब्रेक हुआ, आपने थोड़ा सा 2-3 बादाम, 2-3 अखरोट फांक लिया, अच्छे से चबाया, पानी पी लिया। आपको ब्रीदिंग करनी पड़ेगी हर क्लास में, ताकि बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट कर सके। सफलता के नियम बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं। सफलता स्टेप बाय स्टेप चलने का नाम है। तो ये गुरुकुल में आपको करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं में से बहुत से लोगों को ये सब चीजें नहीं बताई गई होंगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे काम करता है, पानी कैसे आपके लिए काम करता है, कैसे देर तक बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रीलिम्स में रीजनिंग कैसे डेवलप करते हैं,
मेंस का डिसिप्लिन कैसे डेवलप करते हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की होगी, लेकिन गुरुकुल में ये बातें की जाएंगी और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। मेमोरी शब्द को आपने अपने ब्रेन से जोड़ा होगा, मैं मसल्स मेमोरी की बात करता हूं। आप में से बहुत सी लोगों को बहुत सी आदतें होंगी, इतने बजे खाने की, इतने बजे जो है वो ब्रश करने की, इतने बजे। मैं पढ़ने की आदत की बात करता हूं कि बॉडी को पढ़ने की आदत पड़ जाए, कि नहीं पढ़े तो कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आदत आ गई, सफलता अपने आप भाग कर आएगी। सक्सेस कुछ और नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गुरुकुल जो है वो हैबिट फॉर्मेशन का नाम है। आपने जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, यहां करना पड़ेगा। आपने सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं किया, यहां करना पड़ेगा। और हर चीज का आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि ये साइंटिफिक क्यों है, आप इसको साइंस क्यों कहते हो, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, रेफरेंस दे दूंगा, आपको खुद मन करे पढ़िए आप। और ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। पावर नैप सिखाऊंगा, योग निद्रा सिखाऊंगा, ब्रेक्स में कैसे खुद को रिचार्ज करते हैं, अपने बॉडी का लैक्टिक एसिड कैसे तोड़ते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के दुश्मन कभी बाहर थे ही नहीं, सब कोई तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता ही नहीं कि 45 मिनट बाद तुम्हारे दिमाग के साथ क्या होता है। फिर तुम कहते हो मुझे थकान हो रही, मेरा दिमाग भटक रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। कभी जानने की कोशिश की क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कारण और प्रभाव कभी रहा ही नहीं। अगर वो फटीगनेस है तो उसका कारण मौजूद है, उस कारण को तुम हटा दो, तुम्हारे इफेक्ट्स बदल जाएंगे। तो तुम यहां जो करने आए हो गुरुकुल में, उसके लिए मुझे तुमसे समर्पण चाहिए। 100% रेडी हो? बोल रहे हो तो समझ लेना। तैयार हो? तैयार हो? मैं एक संकल्प दिलाऊंगा और जो इस संकल्प से पीछे गया, तो तुम्हें पता है ना, गुरु संकल्प से जब आप पीछे जाते हो तो तुम उपनयन संस्कारों को तोड़ते हो। प्राचीन भारत में यह विद्या थी, यानी तुम मनुष्य के जन्म से हटकर पशु जन्म में प्रवेश कर जाते हो। फिर पशुओं के साथ जो होता है वो तो जानते ही हो फिर तुम, राइट? तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। तो आज आपका काम क्या है? आज आप में से ज्यादातर लोगों ने पैसिव लर्निंग मुझे दिखाई है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिव लर्निंग सिखाने जा रहा हूं। क्योंकि सिलेबस एनालिसिस जब मैं करूंगा, जा रहा हूं इंटर करने, तो अचानक से तुम्हें लगेगा तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अभी जितना सुंदर, सुशील, छोटा सा, प्यारा सा 1 2 3 4 लग रहा है ना, ये अभी जब तुम इसको टच करोगे और जब कारण प्रभाव तुम अपना लगा, तुम खुद रात में तुम्हें नींद आनी, तुम में से कई लोग बोलोगे आके, सर नींद आनी बंद हो गई, रात भर वही दिमाग में घूमता रहता है। अभी तो तुमने उसको टच ही नहीं किया है। अभी तक तो पूरा फैशन चल रहा है कि वो पीडीएफ होती है, पढ़ लो, ये टिक मार दो, ये पूरा हो गया। उसको खोलो तो एक बार, डिकोड तो करो, उसको रीजनिंग में लेकर तो जाओ। आज तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है, आज तुम कारण और प्रभाव खाली तुम महिला सशक्तिकरण पे निकाल दो। तो सोचो कि अगर मैं चारों पेपर के साथ ये ऐसा करने लगूंगा तो कहां तक जाएगा ये। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी कुछ तैयारी चाहिए, और आप सभी के सभी पैसिव लर्निंग कर रहे हो, और ये बहुत गलत है। क्योंकि 15 मिनट बाद अगर ये फोन को थोड़ी देर यूज ना करो तो इसकी स्क्रीन क्या हो जाती है? लॉक हो जाती। क्यों लॉक हो जाती है? क्यों लॉक हो जाती है? क्यों? बैटरी सेव करने के लिए। यही होता है ना, इसका फंक्शन यही होता है ना, बैटरी सेव करने के लिए स्क्रीन की लाइट वाइट सब अपने आप बंद हो जाती है। ये होता है ना पावर लॉक उसका होने का, यही होता है। हमारा ब्रेन बहुत आलसी है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी सेव करना, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को चाहिए होती है। तो जैसे ही आप अपनी ये जो आइडल बॉडी लेके चल रहे हो ना, इसको जैसे ही मिलता है, कभी देखना 12-15 मिनट बाद ही आपको स्लीप मोड में डाल देता है। आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन आप एक सोती हुई अवस्था में चले जाते हो। आपकी बॉडी एनर्जी, उसको समझ में आ जाता है कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई मसल मूवमेंट नहीं हो रही है, इसको पावर सेविंग मोड में डाल दो। तो आपकी आंखें खुली हैं, मुझे सुन रहे हो, लेकिन आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैं पैसिव स्टडी का बहुत विरोध करता हूं। तो मेरी क्लास में मुझे 2 कॉपियां चाहिए। एक कॉपी वर्टिकल यूज होगी और एक कॉपी हॉरिजॉन्टल यूज होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपको रखना पड़ेगा क्षैतिज। व्हाइट पेपर का यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। 2 कॉपियां एक साथ चलेंगी, एक कॉपी नोट्स कॉपी होगी और दूसरी डिस्कशन कॉपी होगी। यूपीएससी में अगर आपको चीजों को क्रैक करना है तो आपको डिस्कशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। यूपीएससी की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिस्कशन होती है,
क्योंकि डिस्कशन क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से लिंक करता है। और एग्जाम कौन सा है, तुम्हें अब समझ में आ गया, रीजनिंग का एग्जाम है ये। आज तो क्लियर हो गया। तो रीजनिंग के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ता है। क्योंकि रीजनिंग कैसे किया जाता है, मान लो एक शार्लॉक होम्स का नाम सुना होगा या किसी जासूसी कहानी को सुना होगा, रीजनिंग वही होता है। अच्छा ये पैरों के निशान है तो ऐसे अंदर आ रहे हैं, तो आदमी क्या सोचता है कि मतलब चोर इसी दरवाजे से आया होगा, कातिल इधर से आया होगा। अच्छा कोई सामान टूटा फूटा है तो वो क्या पुलिस वाला कहता है, इसका मतलब यहाँ स्ट्रगल हुआ होगा, कोई युद्ध देखा होगा आप लोगों ने पिक्चरों उच्चरों में। अच्छा सामान निकला हुआ है, इसका मतलब चोरी हुई है। नहीं निकला हुआ है, घर में कोई चोरी नहीं हुई है, यानी कि ये जो मर्डर किया गया है या जो भी हुआ है ये किसी दूसरे पर्पज से हुआ है। तो पुलिस वाले क्या होते हैं, रीजनिंग करते हैं। कभी आप पढ़ना कोई भी क्रिमिनल स्टोरीज, तो ठीक है, अच्छा दरवाजा तोड़ा नहीं गया, इसका मतलब है घर का ही कोई मेंबर है या जिसके पास चाबी रहती हो या पहले से आता जाता रहा होगा, क्योंकि दरवाजा अंदर से खोला गया, यानी जो कत्ल करने वाला है परिचित है। अनजान आदमी के लिए आप दरवाजा नहीं खोलते, ऐसे सुना होगा ना, आपने पढ़ा भी होगा, कई रियल स्टोरीज भी हैं। तो फिर क्या करती है पुलिस, लिस्ट करती है कौन कौन करीबी है, कौन कौन आया गया, फिंगरप्रिंट्स कहां होंगे। तो इसका मतलब फिर क्या होता है, 4 लोगों से इन्वेस्टिगेशन होती है और एक को कातिल पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है। इसको रीजनिंग बोलते हैं। तो रीजनिंग के लिए क्या होता है, आपके जो साक्ष्य हैं वो जूते के निशान, दरवाजा अंदर से खुला गया, तोड़ा नहीं गया है, इसका मतलब है परिचित रहा होगा तभी तो आपने दरवाजा खोला, वो यहाँ बैठा था, चाय कॉफी पी गई थी, इसका मतलब बातचीत पहले हुई है, फिर किसी बात पे झगड़ा हुआ, फिर कौन कौन ऐसा रहा होगा। तो ये रीजनिंग होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने फैक्ट्स को तैयार रखना पड़ेगा। तो व्हेन यू हैव द रीजनिंग माइंड, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो डिस्कशन इसमें बहुत मदद करता है। डिस्कशन ही यूपीएससी की जान है। तो डिस्कशन कॉपी, जैसे इससे पहले के 2 बैच हैं, वो डिस्कशन की कॉपी उसकी जाके देखो हॉस्टल में भरी पड़ी है, और वो पूरी पूरी क्लास के डिस्कशन को एक पेज में ले आते हैं। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्टिव स्टडीज, यानी आप हर समय क्या होगा, एक्टिव रहोगे। फिर देखो पढ़ाई का मजा, आपने कभी इस तरह से पढ़ाई नहीं की होगी, तो गुरुकुल में सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा। रेडी? तो चलिए अब मैं मेंटर्स को भेजता हूं। तो टीचिंग और मेंटरशिप ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, और मेंटर्स के साथ आप अपनी कमियों को पूरा करते जाओगे, क्योंकि आप यहां उसी प्रोसेस के लिए आए हो। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गुरुकुल का। तो मेंटर्स अब हॉस्टल में भी बैठने जा रहे हैं, तो हॉस्टल का आपका एक शेड्यूल मिलेगा। ये मत समझना कि यहां से छूट गए और घर जाके आराम से बैठ गए, कुछ भी कर लिया। आप अपने कमरे में उस दौरान नहीं रहोगे। अगर मेरी विजिट हो गई और मुझे कमरे में आप दिख गए तो फिर आपके लिए भारी मुसीबत है। उस दौरान जो हमने स्लॉट दिया, भी आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, उस दौरान आप पूरी तरीके से कहाँ रहोगे, हॉस्टल के अंदर रहोगे, ठीक है, और लाइब्रेरी में रहोगे। लाइब्रेरी में मेंटर बैठेगा, वो आपको डेली टास्क देगा, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, वो आपको हर हालत में कवर करने, तभी आप खाना खाने के लिए जा सकोगे, ठीक है। तो गुरुकुल में खाना मिलता नहीं है, खाना अर्न करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा खासा टाइम टेबल है। अभी अपना दिल थोड़ा सा मजबूत कर लो, फिर वो टाइम टेबल तुम्हें मिलने जा रहा है, ठीक है। तो दिल मजबूत कर लो। अभी हम चाह नहीं रहे कि पहले दिन तुम्हें झटका लग जाए, थोड़ा अपने सीनियर्स को देख लिया होगा। और अब चूंकि सेंट्रलाइज लाइब्रेरी हमारी बन गई है, तो हम लाइब्रेरी के घंटे भी बढ़ाने वाले हैं। तो आप सिर्फ अपने कमरे में 1 घंटा डिस्कशन के लिए जाएंगे, आंसर राइटिंग के लिए जाएंगे, उसका लाइट्स ऑफ और सो जाइए, ठीक है। तो कल मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इस डायरी के बारे में। ये डायरी आपकी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ है। इस डायरी पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। और एक्टिव स्टडी पे बात करूंगा, कैसे आप पैसिव स्टडी से एक्टिव स्टडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम सिलेबस एनालिसिस पे आएंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज जो भी सीखा, मुझे इस पर आपसे आर्टिकल चाहिए। आपकी कॉपी पे पूरे प्रोसेस, अब मैंने जो जो वर्ड यूज़ किए हैं, आप सबसे पहले आज घर जाकर चेक करो कि आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटीज क्या है। मैंने आपको क्या बताया, एबिलिटी। तो जब हम एबिलिटी वर्ड की बात करते हैं तो गुरु शिष्य की पहले की मौजूद क्षमता देखता है, अभी तुम कहाँ हो। तो आज जो भी मैंने इतनी देर मैंने नॉन स्टॉप बात की है, बहुत से लॉजिक डेवलप किए हैं, तो इस दौरान जो भी स्टूडेंट, आज मेरी क्लास जब मैंने जहां से शुरू किया है और जहां से मैंने इसको खत्म किया है, इसका पूरा का पूरा मुझे स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल चाहिए, कोई भी स्टेप मिस किए बिना, ठीक है। एक बात से मैंने दूसरी बात कैसे निकाली, तीसरी बात कैसे निकाली, मुझे पूरा चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसी से पूछेंगे नहीं क्या हुआ था। आपको मैं बताऊंगा कि हमारी 5 तरह की मेमोरीज होती हैं। एनएलपी क्लास है ये,
और मुझसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं। अपने सीनियर बैच से पूछना कि बस आंख में देखा और बता देता कि आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो मुझसे कभी मत कुछ छुपाना, छुपा ही नहीं पाओगे। एनएलपी बहुत पावरफुल होता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत ही हाई साइंस है जो हमारे एजुकेशन में नहीं है। गुरुकुल एक ऐसा, जो गुरुकुल का पूरा कॉन्सेप्ट ही वो एनएलपी का कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू रियलाइज योर माइंड पावर, आप अपनी दिमागी शक्ति को जगा लेते हो। हमारे जीवन में दो ही, सफलता और असफलता, तुमने दो शब्द सुने होंगे। एनएलपी सफलता और असफलता के बारे में बात नहीं करता। एनएलपी कहता है आइदर यू कंट्रोल बाय द माइंड, आइदर यू कंट्रोल द माइंड। या तो आप दिमाग के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हो या आप दिमाग को नियंत्रित कर रहे हो। बोथ आर द हैबिट्स। तो एनएलपी सफलता असफलता को नहीं जानता है। देयर इज नो सच थिंग सक्सेस और फेलियर इन एनएलपी। व्हेन यू कंट्रोल योर माइंड तो आप सक्सेसफुल हो। अगर आपका आपके दिमाग पे कंट्रोल है तो आपका भूख, आपकी थकान, आपका दिमाग भटकना, इमोशंस, सब कुछ कहां पैदा होते हैं? सब यहीं पैदा होते हैं। अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। गुरुकुल में जो बच्चे आए थे, कितना हाहाकार मचा हुआ था। पहले 1.5 हफ्ते में बहुत परेशान था। ऐसे ऐसी फरमाइशें, ऐसी ऐसी चीजें कि ऐसा लगा आज ही बाउंड्री कूद के भाग जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, वो सिस्टमाइज होकर काम करने लगे। जैसे अभी उसको नींद आ रही थी, उसने जमाई ली। ऐसे मुझे पहली क्लास याद है, वो लड़की आज बहुत एक्टिव है, उसने जो 7-8 जमाई ले ली थी। अब ये ऑक्सीजन की कमी है, ये वही स्लीपिंग, इनका दिमाग कह रहा है, ये लिख नहीं रहे हैं तो इनका दिमाग इनसे क्या कह रहा है कि तुम स्लीपिंग मोड में चले जाओ। और जब मेरे जैसा खूंखार टीचर सामने खड़ा हुआ है, जो आई कांटेक्ट करके बात करता है, जो कई तरह से देखता है, मैं अपने कानों से भी देखता हूं, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो उसके सामने और सोचो जब क्लास शुरू हो जाएगी तब कितना सोओगे। तो ये सिम्टम्स बहुत खतरनाक होते हैं। यहां हर एक चीज पर यही ध्यान दिया जाएगा और मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा कि किस वजह से तुम्हें ऐसा हुआ। तो एनएलपी 2 चीज जानता है, या तो तुम दिमाग के द्वारा कंट्रोल हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग जब तुम पे कंट्रोल करेगा, अरे यार चल यार बोरियत हो रही है, बोर हो गए हैं, थक गए हैं, सो जाते हैं, आराम चाहिए, दिमाग भटक रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है। ये कब होता है? जब आप दिमाग के द्वारा कंट्रोल किए जाते हो। तो जब दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो डोपामाइन रिलीज करता है। एवरीथिंग इज साइंस। और फिर जो डोपामाइन जब रिलीज करना शुरू करे तो आपको हर वो चीज पसंद आने लगती है जिसमें प्लेजर हो, जिसमें खुशी आपको मिल रही हो। फिर वो सही और गलत नहीं जानता है। और इसका जितना अधिक लेवल हो, जैसे कोई ड्रग्स लेने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको शराब की तलब हो जाती है, तो वो सारी चीजें, गेम्स खेलना, फोन की तलब, ये सब डोपामाइन है। वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद तुम्हारे दिमाग में घंटी बजाता है, मुझे ये चीज चाहिए, फिर आप उसकी तरफ भागते हो। फिर ये जब धीरे धीरे और स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप एडिक्ट हो जाते हो। फिर आपको वापस लाना बहुत मुश्किल, वो चेन से बांध के जो रिहैब में ले जाते हैं ना, वो स्थिति हो जाती है। तो 2 ही कंडीशन है इस संसार में, जीत हार, सफलता असफलता, 2 ही लोग तय करते हैं। वन हू कंट्रोल देयर माइंड, वो जो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, वो सारी सिचुएशन उनके हाथ में होती है। भगवत गीता में इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। अगर आप श्लोक पढ़ेंगे, वो जो न खुशी में खुश हो न दुख में दुखी, उसको स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। उसी को भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर क्या कहते हैं? वो योगी है, वो कर्म योगी है, वो हर सिचुएशन में समान है। जो ना बुराई करता हो ना प्रशंसा करता हो, वो स्थिर प्रज्ञ है। तो वो जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है यू कंट्रोल योर माइंड। You control your mind. And when the mind controls you, फिर तो कोई खट्टे से आवाज हुई, तुम्हारा दिमाग उधर भाग जाएगा। जरा सा शोर हुआ, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम कभी अपना साइंस लिखो, यहां पे बताऊंगा, अपने जितने भी चिन्ह है वो लिखो। किसी ने कुछ बोल दिया, तुम इमोशनल हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, कहते हैं मैं हर्ट हो गया। ये सब कुछ और नहीं है। कोई तुम्हें शरीर को टच किए बिना कोई तुम्हें हर्ट कर देता, दिल टूट गया, इमोशनल मूड स्विंग हो गया, ये सब शब्द तुमने बहुत प्यार से प्रयोग किए होंगे। ये शब्द नहीं है, तुम्हारी कमजोरियां हैं, क्योंकि तुम माइंड के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। वो जैसा तुमसे चाह रहा है वैसा तुम्हें। और तुम्हें पता होगा कि ये जो डिप्रेशन होता है, ये माइंड के लिए ये भी एक प्लेजर है। कई लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि सैड सॉन्ग सुनते समय वो ड्रिंक करते हैं, वो एक अलग ग्रुप में बैठते हैं, सूरज उनको डूबता हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। कभी तुम पढ़ो इनके बारे में,
क्योंकि वो भी उनके लिए प्लेजर होता है। ये दिमाग के खेल बड़े खतरनाक होते हैं। अंत में कई बार तुमने देखा होगा लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, हाथ काट लेते हैं। बहुत आपने देखा एक एक्टर थे, बड़े खूबसूरत, सक्सेसफुल, सब कुछ, क्या कमी थी, लेकिन अपना जान देके खत्म, युवा अवस्था में, यंग एज में। तो ये क्या होता है, ये दिमाग सारा खेल खेलता है, उसको इन सब में मजा। कई लोग खुद को चोट पहुंचाते हैं। हमारे ही यहाँ एक बच्ची आई थी, अभी उसका एडमिशन कैंसिल करना पड़ा मुझे। उसने कई जगह अपने हाथ काट रखे थे, तो वो दुखी जब होती थी चिल्लाती थी और ये सब कुछ, तो शी हर्ट हरसेल्फ। हमें भेजना पड़ा उसके घर। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। और सिर्फ 5 मिनट की मैंने उसकी काउंसलिंग की थी, उसकी कुंडली निकाल के उसको दे दिया था, जो उसके माँ बाप को भी नहीं पता थी। तो ये जो चीजें होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अब कोई खुद को हर्ट कर रहा है, सोचो क्यों? उसका दिमाग उससे करा रहा है, उससे उसको रिलीफ फील होता है। तो इसको मत खेलने दो खुद से। एनएलपी तुम्हें बताता है कि तरीके बताता है अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल रखना है। और एक बार तुमने अपना दिमाग कंट्रोल कर लिया तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। और वो मैंने पहली क्लास में से पहले की क्लास अगर आए होगे तो मैंने तुम्हें बताया था, टाइम और स्पेस थ्योरी। तो गुरुकुल कुछ और नहीं है, तुम्हारी स्पेस को जैसे तुमने इसको स्पेस दी, ये भाई साहब भागता बहुत तेज है, पकड़ नहीं पाओगे इसको। तो गुरुकुल में जो हमने शेड्यूल बनाया है वो टाइम स्पेस को श्रिंक करने के लिए बनाया है। कि पहला नियम है, इसको जगह मत दो, जब ये रुकेगा तब हम इसको पकड़ेंगे। किसी भागती हुई चीज के ऊपर तुम नहीं उसको पकड़ सकते। तुम्हें घोड़े पे चढ़ना और घोड़ा दौड़ रहा है, खूब तेजी से दौड़ रहा है, अब तुमसे कहें कि घोड़े पे चढ़ जाओ, तुमको दांत वहां सब टूट जाएंगे। तो घोड़ा जब स्थिर खड़ा होगा तब तो तुम उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे। तो दिमाग दौड़ रहा है, तुम कहते हो कि अनियंत्रित है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इमोशनल ब्लॉकेज है, और तुम उस दिमाग को उस हालत में एकाग्र करना चाहते हो, यानी रोककर फोकस करना चाहते हो। और घोड़ा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, तुम जितना रोक रहे हो उतना और तेज दौड़ रहा है। अब कल्पना करो ऐसे घोड़े पे तुम चढ़ पाओगे और चढ़ने की कोशिश करोगे तो हाँ, चोट लगनी तय है। वही चीज हमारे जीवन में भी है, वही चीज हमारे जीवन में। तो सेम चीज ऐसे हो रहा है। तो पहले उस घोड़े को रोको। तो गुरुकुल का जो मॉड्यूल है वो क्या है, उस घोड़े को रोको। पहले रोको, देखो उसे, फिर इस पर चढ़ने की कोशिश करो। तो आपको ये शेड्यूल को आप अपना जो एक कहते हैं ना रिलीजियसली इसको फॉलो करना है। और मैं ये तक बोलता हूं, अगर वहां पे आपको लाइब्रेरी में बैठना है, आप पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चुपचाप अगर 4 घंटे मुझे चेयर पे बैठना है तो बैठो। पहले इस मसल्स मेमोरी को डेवलप होने दो। हमें तो मेमोरी बताई गई यहां होती है, सबसे पावरफुल मेमोरी तो मसल्स मेमोरी होती है। ये तुमने जिस दिन डेवलप कर लिया, मैं तो कई बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, ब्रश करना, अगर तुम ब्रश करके ना हो तो कैसा फील होता है? लगता है ना कुछ छूट गया। नहाने की आदत है, खाना खाने की आदत है, तो क्या होता है अगर वो चीज ना हो तो कैसा फील होता है कि आज कुछ रह गया। लेकिन किसी को ऐसा फील हुआ कि आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आज आंसर राइटिंग नहीं की, आज इतने आंसर नहीं याद किए? ये फीलिंग कभी नहीं आती है हमें। क्यों? वो भी तो एक्ट है, ये भी एक्ट है। तो जिस दिन तुम्हें ये फील होने लगा आज मैंने 5 आंसर नहीं लिखे, मेरी लाइफ में कुछ कमी है, वो तुम्हें रिकॉल करा रहा है। आज मैं 4 घंटे मैंने ये बैठ के पढ़ाई नहीं की, उस दिन तुम्हें, तो जिस दिन तुमने अगर ये कल्पना करो अगर ये हो गया तो तुम्हारे लिए सक्सेस कितनी आसान हो जाएगी, कितनी आसान हो जाएगी। क्योंकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम मेमोरी और ब्रेन के बारे में बात करता है। मसल्स मेमोरी तो तुम में से कई ने पहली बार सुना होगा कि ये कौन सी चीज होती है। तो गुरुकुल मसल्स मेमोरी को डेवलप करने का नाम है कि हम तुम्हारी पढ़ाई की आदतें बना देंगे, डिसिप्लिन की आदत बना देंगे, तुम्हारा शरीर डिमांड करने लगेगा पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, ये पहला 1 महीना आपके लिए बहुत कठिन जाने वाला है। तुमसे जो सीनियर बैच में उसमें बहुत से लोग थे लाइब्रेरी में बैठने नहीं आते थे, वो अपने कमरे में रहते थे, उनको उस समय रेस्ट करने की आदत थी। 50 लॉजिक मेरे पास आए थे, पकड़ पकड़ के सबको लाइब्रेरी में बिठाया, डांट डांट के बिठाया, जा जाके वहाँ हॉस्टल में छापेमारी की, तब वो वहाँ बैठना शुरू हुए। धीरे धीरे रजिस्टर रखवा दिया, अटेंडेंस वार्डन बिठा दिया कि कोई भी निकलो उसको निकाल के बाहर करो। सबसे वीडियो मांग ली, कैमरे लगा दिए कि भैया इतने बजे हैं कि नहीं है। तो सबको लगा अब कोई बचने का चारा नहीं है तो बैठो। अब जब बैठने लगे धीरे धीरे तब उनको उसके फायदे नजर आने शुरू हो गए। अब वो हैबिचुअल हो गए। क्यों? तुम्हारे सीनियर बैच में होता है वैसा, टाइम से बैठ जाते हैं?
तो वो रीजन वो है कि आप उसको फॉलो करते हो। तो गुरुकुल को फॉलो करोगे पक्का? 1 साल बाद आप एक बेहतरीन इंसान बन के निकलोगे, इस बात का मेरा वादा है। थैंक यू।